नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट नंबर 22 है। दिस सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर IBPS AFO एंड अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप IBPS AFO की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना चाहिए दोस्तों। आपको 75 टेस्ट यहाँ पर मिलने 25% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टेस्ट हैं। सभी के अंदर कितने 60 क्वेश्चन हैं, तो आपको लगभग यहाँ पर 4500 के लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के हैं, जिनके लिए या छत्तीसगढ़ के हैं, तो लाइव क्लासेस स्टार्ट फॉर REO RHO क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेजेस से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डेली MCQ प्रैक्टिस कराई जाती है। आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द बुक फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स रिटन बाई। ये जो बुक है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, ये किसके द्वारा रिटन की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर E.G. बटलर, ठीक है। ये किसके द्वारा रिटन की गई है? E.G. बटलर के द्वारा 1918 के अंदर ये बुक क्या रिटन की गई है, लिखी गई है। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट किसके द्वारा? E.G. बटलर। तो एक बात याद रखना आप E.G. बटलर के बारे में, ये फादर है, किसके फादर है? तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। साथ साथ में फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, याद रखेंगे आप, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, है ना। इंडियन माइकोलॉजी के भी फादर है ना, इंडियन माइकोलॉजी के भी फादर हैं। एंटन डी वेरी जो हैं, इट इज फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? तो आंसर है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटन डी वेरी। बीबी मुंडकर जो हैं, ये फाउंडर ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, फाउंडर ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है, फाउंडर ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, है ना, पैथोलॉजिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना की इन्होंने, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फंजाई एंड डिजीज रिटन बाई E.G. बटलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा? तो आंसर है बीबी मुंडकर के द्वारा। 1948 के अंदर बीबी मुंडकर के द्वारा इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे आप, कहाँ पर है हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर है IRI नई दिल्ली के अंदर, IRI के अंदर नई दिल्ली में जो पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है विच साइंटिस्ट हैड वर्कड ऑन रस्ट डिजीज ऑफ सीरियल इन इंडिया। तो भाई किस वैज्ञानिक ने इंडिया के अंदर सीरियल डिजीज पर, रस्ट जो सीरियल के अंदर रस्ट होती है उस पर स्टडी किया? तो इसका करेक्ट आंसर है KC मेहता। देखो KC मेहता ने क्या किया है, लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट, लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट की खोज की है। किसकी? लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट की डिस्कवरी की है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ जो रस्ट है पक्सिनिया, किसके? तो आंसर है पक्सिनिया जो होती है, पक्सिनिया से वीट के अंदर, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ गेहूं के अंदर जो पक्सिनिया से बीमारी होती है, तो इसकी लाइफ साइकिल की जो डिस्कवरी है वो KC मेहता के द्वारा की गई है। चलिए दोस्तों, ये अशोक मेहता है ना, ये रिलेटेड है 2 टायर सिस्टम, है ना। 2 टायर सिस्टम जो होता है इससे रिलेटेड कौन है? अशोक मेहता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन ए डिजीज इज प्रिवेलेंट एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर कंट्री डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन फ्रॉम ईयर आफ्टर ईयर इज नोन एज। ऐसी बीमारी जो किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है, किसी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, पर्टिकुलर लोकेशन पर हर साल आती, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल दर प्रतिवर्ष आती है, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? प्रिवेलेंट एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन, तो इसे कहते हैं एंडेमिक। ऐसी बीमारी जो किसी रीजन पर हर साल आती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, वार्ट ऑफ पोटैटो, है ना, वार्ट ऑफ पोटैटो नाम की ये डिजीज है, ये किससे होती है? तो आपको पता है फंगस से होती है। ये कहाँ की एंडेमिक है? तो आंसर है दार्जिलिंग, याद रखेंगे आप, कहाँ की एंडेमिक है? दार्जिलिंग हिल्स की एंडेमिक डिजीज है, याद रखना आप, दार्जिलिंग हिल्स की एंडेमिक डिजीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको भाई सर बोले एपिडेमिक क्या होती है? देखो जब कोई बीमारी एंडेमिक सीवियर फॉर्म में आ जाती है ना, सीवियर फॉर्म में, याद रखना, सीवियर फॉर्म में जो हैवी लॉसेस करती है, बहुत ही ज़्यादा एक व्यापक तौर पर हैवी लॉसेस होते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। पेंडेमिक क्या होता है सर? बोले पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है, जैसे आप सुनते होंगे कोरोना इज ए पेंडेमिक, मीन्स ऐसी डिजीज
ए प्रीवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री कॉन्टिनेंट, मतलब जो पूरी दुनिया में प्रचलित हो ना, प्रीवेलेंट, ठीक है, प्रीवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री कॉन्टिनेंट, है ना, मतलब पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी जो प्रचलित होती है उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। स्पोरोडिक क्या है? स्पोरोडिक बीमारी वो होती है दोस्तों, ऐसी बीमारी जो इरेगुलर इंटरवल से आती है। क्या आती है? इरेगुलर इंटरवल, है ना, इरेगुलर इंटरवल से आती है, उसे क्या बोलते हैं हम? स्पोरोडिक डिजीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंपाउंड दैट प्रिवेंट द फंगस ग्रोथ विदाउट किलिंग द फंजाई इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा कंपाउंड जो फंगस की ग्रोथ को कम करता है, फंगस को मारता नहीं है, विदाउट किलिंग ऑफ द फंजाई, फंगस की ग्रोथ को कम करेगा, रिड्यूस करता है लेकिन उसको मारता नहीं, उसे हम फंजी स्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजी स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड थ्रू द इरिगेशन वाटर इट इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? फंजीसिगेशन। जैसे हम पढ़ते हैं कि इरिगेशन के साथ साथ में हम जनरली पढ़ते हैं कि इरिगेशन जो होता है, इरिगेशन के साथ में हम अगर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ना, फर्टिलाइजर का, तो उसे क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन कहते हैं। कहते हैं फर्टिगेशन। उसी प्रकार जब हर इरिगेशन के साथ साथ में ना, इरिगेशन के साथ साथ में जब हम हर्बिसाइड का यूज करते हैं, किसका? हर्बिसाइड का, तो इसे क्या बोलते हैं? हर्बिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? हर्बिगेशन कहते हैं, है ना। उसी प्रकार जब हम इरिगेशन के साथ फंजीसाइड का यूज करते हैं उसको फंजीसिगेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ डिजीज कंट्रोल विच इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ ए पैथोजन फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं दोस्तों इरेडिकेशन। देखो इरेडिकेशन क्या होता है कि आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन, आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन, याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैथोजन, पैथोजन का होस्ट के अंदर, इनटू होस्ट, ठीक है, इनटू होस्ट, जब होस्ट के अंदर पैथोजन आ जाता है उसके बाद उसको रिमूव करना है। जैसे सपोज ये लीफ है, तो लीफ के अंदर जब पैथोजन की एंट्री हो जाएगी तो यहाँ से इसको कंप्लीटली रिमूव करना। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैथोजन इनटू होस्ट एंड रिमूवल, कंप्लीट रिमूवल जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम? इरेडिकेशन कहते हैं। इरेडिकेशन प्रिवेंशन का एक मेथड होता है कि बीमारी को हम फैलने से फर्दर आगे स्प्रेड होने से रोकते हैं। अगर हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ से अगर इसको आगे जाने से रोक लिया तो हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, उसके स्प्रेड होने को रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए केमिकल विच रिड्यूस द फाइटोटॉक्सिसिटी ऑफ ए फंजीसाइड टू प्लांट इट इज कॉल्ड, तो आंसर इसे हम सेफनर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफनर। आपको कहीं कहीं पे हो सकता है सॉफ्टनर लिखा मिले, सॉफ्टनर, है ना। तो क्या होता है, देखो हम जो फंजीसाइड यूज करते हैं भाई, हम प्लांट के ऊपर, क्रॉप के ऊपर जो फंजीसाइड, तो ये क्रॉप को भी तो हार्मफुल हो सकता है क्योंकि ये तो एक जहर है, पॉइजन है, हाँ या ना। हमारी क्रॉप जो है उसको भी तो क्या कर सकता है? ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस फंजीसाइड के अंदर ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि इस जो जहर है इसका जो रिड्यूस, पॉइजन नेचर जो होता है, फाइटोटॉक्सिसिटी जो है कि हमारे प्लांट को टॉक्सिक पहुंचा सकता है, इसके जो जहरीला असर होता है फाइटोटॉक्सिसिटी उसको कम कर दे, ठीक है, ताकि हमारी क्रॉप को कोई नुकसान ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे हम सेफनर कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना, फाइटोटॉक्सिस क्या होता है ना। फाइटोटॉक्सिन मतलब याद रखना कि जैसे जब कोई पैथोजन होता है, पैथोजन जो होता है किसी होस्ट प्लांट को या प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो पैथोजन के द्वारा सीक्रेट होने वाला केमिकल इट इज कॉल्ड फाइटोटॉक्सिन, है ना। पैथोजन के द्वारा, याद रखेंगे कि जब इन्फेक्शन होता है कि नहीं, इन्फेक्शन बीमारी होती है, तो पैथोजन होस्ट के अंदर एक केमिकल कंपोनेंट का सीक्रेशन करता है जिसे हम क्या कहते हैं? फाइटोटॉक्सिन कहते हैं। सर बोले फाइटोएलेक्सिन क्या होता है? फाइटोएलेक्सिन ये होता है कि जब होस्ट है ना, जब पैथोजन होस्ट के अंदर एंट्री करता है ना, पैथोजन होस्ट के अंदर, तो होस्ट सेल भी एक केमिकल कंपोनेंट सीक्रेट करती है ताकि पैथोजन की ग्रोथ को रोक सके। तो फाइटोएलेक्सिन दैट आर द सच कंपाउंड इज सीक्रेट बाय द होस्ट टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ये होस्ट के द्वारा सीक्रेट होता है, याद रखना, ये होस्ट सेल से क्या होता है? सीक्रेट होता है, जो कि फंगस, जो भी पैथोजन उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करता है, कम करता है, इसे हम कहते हैं फाइटोएलेक्सिन। और फाइटोटॉक्सिन होता है किसके द्वारा? तो आंसर पैथोजन के द्वारा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टमिक ग्रोथ ऑफ फंजीसाइड। सिस्टमिक ग्रोथ ऑफ फंजीसाइड का एग्जाम्पल कार्बोक्सिन है, मेटाक्सिल है, ठीक है, बेंजोल एमेडोजोल है, इसके अंदर आता है हमारा कार्बन, है ना, कार्बनडाजिम, बाविस्टीन, तो आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, विच फंजीसाइड इज मोस्टली यूज्ड एज ए सीड प्रोटेक्टेंट, कौन सा फंजीसाइड एज ए सीड प्रोटेक्टेंट की तरह यूज करता है? तो आंसर बाविस्टीन का यूज करते हैं हम, थायरम, कैप्टन। सीड ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है, यस, सीड ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते, बिल्कुल, तो आंसर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ग्रुप ऑफ द फंजीसाइड इज कॉमनली रिगार्डेड द इरेडिकेंट्स, है ना। तो भाई बीमारी को आगे फैलने से फर्दर रोकते हैं इरेडिकेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स, याद रखेंगे आप। इरेडिकेंट कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कौन आता है? सेरासेन, एग्राटन, एगालोल, ये सारे आते हैं। विच फंजीसाइड इज द इनऑर्गेनिक इन नेचर, तो भाई सल्फर फंजीसाइड और कॉपर फंजीसाइड दोनों, एलिमेंटल सल्फर जो होती है ना, सल्फर पाउडर, एलिमेंटल सल्फर, ऐसे कॉपर फंजीसाइड अपन पढ़ते हैं भाई, बोर्डेक्स मिक्सर है, कॉपर फंजीसाइड है, तो ये सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। कॉपर फंजीसाइड आर यूज टू कंट्रोल द डिजीज ऑफ बोथ, हम कॉपर फंजीसाइड बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम फंगल डिजीज, दोनों बीमारियों को, जैसे है ना बंट है या बैक्टीरियल है ना, जो भी ब्लाइट होती है, हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, फंगल डिजीज को भी। जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर जो कॉपर फंजीसाइड है, तो उसका यूज हम किसको? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ, हम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ ए सिंगल केमिकल इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ नेमेटिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, ऐसा कौन सा केमिकल है जिसमें ये नेमेटिसाइड की तरह काम कर सकता है, मतलब नेमेटोड को किल कर सकता है। नेमेटिसाइड का मतलब क्या होता है? किल नेमेटोड, है ना, नेमेटोड को मारे नेमेटिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब किल हर्बिसाइड, कि हर्बिसाइड को किल करे तो हर्बिसाइड, है ना, किल जो हमारे वीड्स हैं, सॉरी, है ना, किसको? वीड्स को मारे। और फंजीसाइड जो फंगस को मारे। तो ऐसा कौन सा केमिकल है? तो आंसर है मेथाम सोडियम, बेपाम जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे काम करता है, सोइल स्टरलाइजेशन की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच फंजीसाइड इज बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोमर्क्यूल्स, ऑर्गेनोमर्क्यूल्स ग्रुप के अंदर कौन आता है? सेरासन आता है, एग्रासन जियान आता है, एरेटन आता है, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रुप ऑफ फंजीसाइड विच इज हाईली टॉक्सिक टू मैमल्स एंड देयर यूज बैंड इन द मोस्ट ऑफ द, ऐसा कौन सा केमिकल फंजीसाइड का ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, मैमल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो अधिकतर देशों ने इसको बैन कर दिया। तो ऑर्गेनोमर्क्यूल्स जो होता है ना, वो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? टॉक्सिक होता है मैमल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोसिस द वायरस डिजीज, तो कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिजा टेस्ट करते हैं ना, वायरस के लिए एलिजा टेस्ट करते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के लिए हम कौन सा करते हैं? ऊज टेस्ट, याद रखेंगे। बैक्टीरिया के लिए कौन सा करते हैं? यूज टेस्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज के लिए। विच केमिकल इज इफेक्टिव टू कंट्रोल द फाइटोप्लाज्मल डिजीज, तो आंसर है टेट्रासाइक्लिन। फाइटोप्लाज्मा मतलब एमएलओ के द्वारा होने वाली बीमारियों को कैसे? तो टेट्रासाइक्लिन। हम पेनिसिलिन से क्यों नहीं कर सकते? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, माइकोप्लाज्मा एमएलओ इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, आपने ऐसा पढ़ा होगा, इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। क्यों ऐसा क्यों है कि पेनिसिलिन भी तो एक एंटीबायोटिक है, लेकिन इससे क्यों नहीं मरता? माइकोप्लाज्मा की डेथ क्यों नहीं होती? उसका रीजन होता है कि पेनिसिलिन जो होता है किसी को भी जो किल करती है ना, तो उसको जो वर्क होता है, वर्क प्लेस, वो क्या होता है? सेल वॉल। ये सेल वॉल को डिग्रेड करने के बाद मारती है ना, सेल वॉल पर काम करती है पेनिसिलिन। लेकिन हमको ये पता है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है एमएलओ, इसमें तो सेल वॉल होती ही नहीं है। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। एक बात बताओ, सेल वॉल जब एब्सेंट है एमएलओ में, तो क्या पेनिसिलिन इस पर काम करेगा? तो आंसर काम ही नहीं करेगा, पेनिसिलिन से तो मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है। इसलिए पेनिसिलिन के लिए क्या होती है? रेजिस्टेंट होता है माइकोप्लाज्मा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो होता है उसके लिए सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर जाके काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच केमिकल वाज डिस्कवर्ड एज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, देखो भाई फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी की गई किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ब्रिटिश आर्मी के एक डॉक्टर थे जिन्होंने 1928-29 के अंदर पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक, जो कि फंगस किससे डिस्कवर की गई थी? याद रखना, फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगस है, उसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, है ना भाई। एक्सीडेंटली खोज हुई थी अचानक, ठीक है, वो बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे तो उनको अचानक इसकी डिस्कवरी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट बैक्टीरिया से डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी है? तो आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया से डिस्कवर्ड फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, है ना। फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कौन सी है? तो इसकी डिस्कवरी एस ए वॉक्समैन के द्वारा। किसके द्वारा? तो आंसर एक्स ए वॉक्समैन के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई है, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ए कंपाउंड दैट प्रोड्यूस और बाई वन ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट और किल द अदर ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। मोस्ट इंपोर्टेंट, एंटीबायोटिक क्या होता है? देखो, एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट होते हैं। ऐसे कोई बैक्टीरिया है ना, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से निकाली हमने, जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, उसको मारते हैं।
तो ऐसे केमिकल कंपोनेंट जो किसी एक ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, उसको किल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। बोला सर ये एंटीबायोसिस या एंटीजेनोसिस ये क्या है? तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट की एक मैकेनिज्म होती है ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंस की एक मैकेनिज्म होती है दोनों, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, वार्ड डिजीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एंडेमिक डिजीज है। सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम है ना, सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम ये से बीमारी होती है, कौन सी? वार्ड डिजीज। क्या सर स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी, तो इससे कौन सी? पोटैटो की स्कैब डिजीज होती है। अर्वेनिया कैरेटोबोरा, इससे ब्लैक लेग डिजीज, याद रखना इससे क्या होती है? ब्लैक लेग, है ना, इससे ब्लैक लेग डिजीज होती है। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से कौन सी बीमारी होती है? इससे लेट ब्लाइट, याद रखना कौन सी होती है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से होती है। 22, विच ग्रुप ऑफ फंजीसाइड इज मेनली यूज्ड टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू फंगस। तो याद रखना डाउनी मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मेटाक्सिल का, रेडोमिल, है ना, किसका? रेडोमिल मेटाक्सिल का यूज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्बोक्सिन और वीटावैक्स का यूज करते हैं हम रस्ट और स्मट फंजाई को, किसको? रस्ट एंड स्मट फंजाई को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं? इन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टेस्ट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल डिजीजेज। तो बैक्टीरियल डिजीज को अभी मैंने बताया आपको, ऊज टेस्ट थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन 1845 द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड वाइज कोज्ड बाई। हमको पता है कि 1845 में आयरलैंड का अकाल आया था, जिससे आलू की कौन सी बीमारी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किस फंगस के कारण? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। याद रखना ये अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी है लेकिन पूछा जाता है ना, कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है, इसके द्वारा आयरलैंड के अंदर अकाल आया। ठीक है, क्या आया? फेमाइन ऑफ आयरलैंड आया 1845 में, जिससे लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी ना, 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। अल्टेनेरिया सोलानी जो है, इससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है, याद रखना अर्ली ब्लाइट, इससे कौन सी बीमारी होती है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है। पाइथियम एफिनिडर्मेटम से, इससे डंपिंग ऑफ, आपने पढ़ा होगा भाई, डंपिंग ऑफ डिजीज होती है ना, डंपिंग ऑफ नाम की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इन 1943 भाई ऐसे ही इंडिया के अंदर भी बंगाल का अकाल आया है। 1943 बंगाल हैड फेस्ड ए सीरियस फेमाइन विच इज ग्रेट लॉस इन द राइस यील्ड ड्यू टू, भाई धान के अंदर बंगाल में भी एक अकाल आया, धान की डिजीज। ठीक है, तो कौन सी? तो आंसर ब्राउन लीफ स्पॉट। ये किस फंगस से होती है? तो आंसर हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नाम के फंगस से होती है ना। पायरिकोलेरिया ओराइजी कौन सी होती है? ब्लास्ट, याद रखना इससे होती है ब्लास्ट डिजीज, है ना। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, इससे होती है रेड रोट ऑफ शुगर कैन, है ना, रेड रोट ऑफ शुगर कैन होती है। फ्यूजेरियम ओडम, ठीक है, इससे क्या होती है? इससे अपनी क्या बोलती है? इससे फ्यूजेरियम ओडम से जो पल्सेस होती है ना, पल्सेस, उनका विल्ट होता है, जैसे अपना ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम वगैरह मूंग है ना, उनका। हु इज द फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी? एंटन डी वेरी फादर है। क्वेश्चन नंबर 27, हु एडवांस द जीन फॉर जीन हाइप कंसेप्ट डिजीज रेजिस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी 1956 के अंदर। तो जीन फॉर जीन कंसेप्ट किसने दिया? एच फ्लोर ने। याद रखना एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि ये जीन फॉर जीन कंसेप्ट है, जीन फॉर जीन कंसेप्ट जो दिया था किसने? एच फ्लोर ने। इन्होंने किस फंगस पर, किस पर वर्क किया था? किस डिजीज पर? तो याद रखना फ्लैक्स या लिंसीड रस्ट, है ना, किस पर वर्क किया है इन्होंने? फ्लैक्स या लिंसीड रस्ट पर वर्क किया है। और उन्होंने, ठीक है, ये फंगस से, ये जो है ना बीमारी फ्लैक्स और लिंसीड रस्ट किससे होती है? आप ये भी याद रखना, है ना, मेलानोस्पोरा लिली नाम के, है ना, मेलानोस्पोरा लिली नाम के फंगस से बीमारी होती है। ठीक है, और ये कंसेप्ट दिया। क्या सर वेंडर प्लांट ने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट, है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट किसने दिया? तो आंसर वेंडर प्लांट ने। क्वेश्चन नंबर 28, वायरस कैप्सिड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वायरस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस के अंदर जो प्रोटीन कोट होता है ना, वायरस के अंदर जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि किसका बना होता है? तो आंसर है प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29, फिलोडिजीज ऑफ सीसमम इज स्प्रेड बाय। सीसमम की जो फिलोडिजीज किससे होती है भाई? एमएलओ माइकोप्लाज्मा से होती है। किससे? लीफ होपर के द्वारा फैलती है। ट्रांसमिशन किसके द्वारा? तो वेक्टर कौन होता है इसका? वेक्टर होता है लीफ होपर। क्वेश्चन नंबर 30, फंजाई इम्परफेक्टाई इंक्लूड्स इन। ठीक है, तो किस क्लास के अंदर जो फंजाई होती है उन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं? तो याद रखना भाई ड्यूटेरोमाइसिटी, है ना, ड्यूटेरोमाइकोटिना जो फंजाई है, ड्यूटेरोमाइसिटी जो होती है, इन क्लास की फंजाई को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है फंजाई इम्परफेक्टा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों?
क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई एब्सेंट होता है, इसलिए ठीक है, एब्सेंट होता है। जो बेसिडियोमाइकोटिना होती है इनको हम क्लब फंजाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्लब फंजाई, याद रखना। इसको इनको क्या बोलते हैं, इनको हम सेक फंजाई कहते हैं। इस क्लास की जो फंजाई होती है उन्हें सेक फंजाई कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। आप सभी का जो सपोर्ट है वो लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो है अभ्यास एग्री एकेडमी 12,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और इसी तरह आपको मेरा से जो है मेरी तरफ से जो आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। कल मैंने ये वीडियो डाली थी तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने उसको हटाकर आज फिर से दोबारा से रिकॉर्ड किया, ताकि आपको कोई भी गलत चीज़ आपको न, मैं गलत चीज़ बिल्कुल देता ही नहीं हूँ। अगर कुछ गलती हो जाती है तो मैं बोल देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। तो एक मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने वो वीडियो को रिमूव भी कर दी है। तो ये नई वीडियो मैंने फिर अपलोड की है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।